अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत, मैं हूं कविता। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो आपके फेफड़ों को प्रभावित करती है। ये एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसका अर्थ है कि ये दूर नहीं होती और इसे निरंतर चिकित्सा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में भारत में अस्थमा से लाखों लोग प्रभावित हैं। यदि इसका सही से उपचार ना किया जाए तो अस्थमा जानलेवा भी हो सकता है। अस्थमा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल मई के दूसरे मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस बार अस्थमा दिवस की थीम है जागरूकता और सशक्तिकरण। अगर किसी को अस्थमा है तो उसे नियंत्रित करने के उपायों को लेकर जागरूक भी होना चाहिए। आमतौर पर अस्थमा के लक्षणों को नियंत्रण करने के लिए कई तरह की दवाइयां और इनहेलर आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि इनहेलर का इस्तेमाल कैसे करना है या ये कितना फायदेमंद है। चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे अस्थमा के लक्षण और उसके बचाव। हमें जानकारी देंगे डॉक्टर अरुणेश कुमार, पल्मोनोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल, गुरुग्राम से। चलिए मिले डॉक्टर अरुणेश से। डॉक्टर अरुणेश, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप जानते हैं कि मई के महीने को हर साल में दूसरे मंगलवार को हम विश्व अस्थमा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर ये जो अस्थमा है ये क्या बीमारी होती है, इसके बारे में बताइए। तो अस्थमा एक एलर्जी रिलेटेड फेफड़े का डिसऑर्डर है जिसमें सांस की नली में सूजन आ जाती है, क्योंकि जब हमारी सांस की नली कुछ बाहर में चाहे धूलकण हो या कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारी सांस की नली को पसंद ना आए, जिससे उनसे रिएक्शन होता हो, अगर हम लोग वो इनहेल करते हैं तो उसके कारण अंदर में सूजन पैदा होती है और सांस की नली से सेक्रीशन की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी सांस की नली सिकुड़ने लगती है, जिससे कैरेक्टरिस्टिक हम लोग वीज बोलते हैं। वीज और खांसी ये इसलिए एक कॉमन सिम्टम्स उसके कारण आते हैं। मोस्टली अस्थमा जो है एलर्जी के कारण होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे अस्थमा एलर्जी के कारण नहीं हो। बहुत सारे केसेस में अस्थमा के और दूसरे भी कारण होते हैं जिसके कारण ये हो सकता है। एक अस्थमा नॉर्मली एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक बीमारी है, तो अगर किसी को अस्थमा डायग्नोसिस हो जाती है तो ये इनक्यूरेबल डिजीज है, लेकिन ये बहुत ही कंट्रोलेबल डिजीज है। वी कैन कंट्रोल इट। तो कैसे कोई पहचाने कि उसको ये अस्थमा ही हो रहा है, उस तरह की एलर्जी है? खांसी, सांस फूलना, सांस से एक व्हिस्लिंग साउंड आना जिसको व्हीज कहते हैं, इसके साथ साथ नाक के एलर्जी के सिम्टम जैसे नाक बंद होना, पोस्ट नेजल ड्रिप होना। अगर ये सिम्टम्स किसी को बार बार आए, जैसे ये सारे सिम्टम्स किसी को एक बार आ सकता है, किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरल हो जाए तो भी ये सिम्टम्स आ सकता है। लेकिन ये सिम्टम्स अगर रिलेटिवली रिपीटेडली आए, बार बार आए, और इन अ बैकग्राउंड ऑफ समवन हु हैज गॉट अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, जैसे फैमिली हिस्ट्री हो कि फैमिली हिस्ट्री में किसी अस्थमा की हिस्ट्री हो, स्किन एलर्जी की हिस्ट्री हो, अगर मौसम चेंज होने से इस पे फर्क पड़े, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जहाँ पे कि रिपीटेड सिम्टम्स आए, बार बार आए और इन अ सेटिंग ऑफ अ प्रॉपर फैमिली हिस्ट्री, तो वहाँ पे अस्थमा को हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जी। आजकल एक दूसरी एंटिटी आ रही है जिसको हम लोग एडल्ट ऑनसेट अस्थमा कहते हैं, कि पहले अस्थमा सिर्फ बच्चों में हम लोग डायग्नोज करते थे, अगर अस्थमा किसी को हो रहा है तो चाइल्डहुड अस्थमा ही होगा। अब हम लोग एक एंटिटी एडल्ट ऑनसेट अस्थमा भी देख रहे हैं, जो पहली बार वयस्क लोगों में हो रहा है, और उसका कारण पॉल्यूशन है। जो हम लोग अगर आप प्रदूषण में रह रहे हैं, प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे धूलकण हो और बहुत धुआं हो, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग ये अस्थमा कर सकता है। तो इन सिम्टम्स के वाले लोगों को अगर ऐसे बार बार हो रहे हैं तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि अस्थमा की डायग्नोसिस की जा सके। अस्थमा दिवस की जो थीम है वो है जागरूकता और सशक्तिकरण। तो ये जो उद्देश्य है इस दिवस को मनाने के, इसके रीजन क्या होते हैं और इस थीम को आप कैसे हमारे श्रोताओं को बताएंगे? देखिए, अस्थमा के बारे में एक स्टिग्मा लगा हुआ है लोगों को कि अगर किसी को अस्थमा हुआ तो उसको मतलब देखा जाता है कि कोई बहुत सीरियस बीमारी है, कभी उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड स्टिग्मा है।
तो जागरूकता इस बात के लिए है कि अगर ये बीमारी बहुत ही कॉमन है, पहली बात, ये बहुत रेयर बीमारी नहीं है। लोग काफी, एक दिन में मैं करीब 10 नए डायग्नोसिस अस्थमा के करता हूँ, तो ये इतनी कॉमन बीमारी है। एक ओपीडी में इतना अगर हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये कॉमन बीमारी है। दूसरा, अस्थमा का इलाज संभव है, ये क्यूरेबल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इलाज करें तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। आप जैसे कहीं थोड़ी दूर चल रहे हैं, सांस फूल रही है, ये सारी चीजें हमें कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, अस्थमा का जो मेन इलाज है वो है इनहेलर, और इनहेलर को लेकर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा बना हुआ है। तो इनहेलर बिल्कुल स्टिग्मा वाली चीज नहीं है, इनहेलर बिल्कुल सेफ है। इनहेलर हम लोग अस्थमा में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि दवाई डायरेक्ट आपकी सांस की नली में जाती है जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये एक टारगेटेड ट्रीटमेंट है, जो शरीर के दूसरे अंगों में उस दवाई का एब्जॉर्प्शन कम होगा, आपको साइड इफेक्ट कम होंगे। तो जागरूकता एक अस्थमा के बारे में है कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप समझिए कि अस्थमा हो सकता है। अस्थमा एक कंट्रोलेबल डिजीज है, अस्थमा ट्रांसमिसेबल डिजीज नहीं है, एक से दूसरे लोगों को नहीं लगता है। अस्थमा फैमिली लिंक डिजीज हो सकती है, लेकिन अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री ना हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अस्थमा नहीं होगा। और अस्थमा एक प्योरली कंट्रोलेबल डिजीज है, अस्थमा के लिए बिल्कुल सही है, उसमें आपको कहीं घबराने की बात नहीं है, किसी को आदत लग जाएगी या आपको दूसरे रोग हो जाएंगे। तो एक ये सारी चीजें जो है सर्कुलेट करे अगर सोसाइटी में तो एक बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो सर अस्थमा की जो ये खांसी है या जो भी अस्थमा के लक्षण होते हैं, किस समय में ज़्यादा ये पीक पर रहते हैं? कैसे अस्थमा वाले पेशेंट को ये ही पता लगे कि मुझे इस तरह की कोई एलर्जी हो रही है? अस्थमा का नॉर्मली सीजनल फ्लेयर अप होता है, तो आप जब देखोगे कि जब मौसम चेंज होता है, जैसे अभी जाड़ा गया, गर्मी आ रही है, तो आप देखोगे कि अस्थमा के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। या जब पॉल्यूशन का थोड़ा पीक होता है, जैसे दिवाली के समय में, ऑटम के महीने में, पीक विंटर्स में, तो ये सारा चीज जब भी कोई एक्यूट चेंज होता है वेदर में या आपके वातावरण में, उस समय अस्थमा का ट्रिगर होता है, क्योंकि अस्थमा की कॉमनेस्ट ट्रिगर यही सारी चीजें हैं। हालांकि अस्थमा का फ्लेयर अप कभी कभी इन्फेक्शन से भी हो सकता है, जो कि किसी को कभी भी लग सकता है। फ्लू के सीजन में हम लोग बहुत ज्यादा अस्थमा देखते हैं, मतलब नवंबर से लेके फरवरी महीने तक, जबकि फ्लू के में पेशेंट्स आते हैं, उसमें भी अस्थमा का फ्लेयर अप होता है। तो अगर अस्थमा के मरीज जिनको पहले से डायग्नोसिस है और अचानक उनको फील होने लगे कि उनकी सांस ज्यादा फूल रही है, जो इनहेलर्स वो पहले लेते थे वो काम नहीं कर रहा है, वीज बढ़ता जा रहा है, रात में सिम्टम्स अस्थमा के कैरेक्टरिस्टिकली ज्यादा होते हैं। तो अगर किसी को अस्थमा है और अचानक से लगे कि रात में उसकी नींद खुल रही है वीज से और ब्रेथलेसनेस से, ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि आपका अस्थमा फ्लेयर अप कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इस केस में पल्मोलॉजिस्ट को, अपने नजदीकी डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। जी डॉक्टर, आपने कहा कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो वजह है सर, कभी भी किसी भी स्टेज पे होने की, वो रीजन क्या रहते हैं? नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि ये अस्थमा का मेन ओरिजिन जो है वो एलर्जी है। तो एलर्जिक डिजीजेज आप देखोगे कि किसी को एक बीमारी जिसमें कि आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हो अपने वातावरण के, चाहे वो धूलकण हो, चाहे किसी को देखोगे कि वो अगर इंसेंस स्टिक जलता है, अगरबत्ती जलता है, उसके धुएं से प्रॉब्लम हो रही है, धूल से प्रॉब्लम हो रही है, पॉलन से प्रॉब्लम हो रहा है, खाने वाली कोई चीज से प्रॉब्लम हो रही है, दही खा लिया, लस्सी पी लिया, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक एलर्जिक टेंडेंसी है, ऐसे लोगों को अस्थमा होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आजकल एक एडल्ट ऑनसेट अस्थमा हो रहा है, जिसमें जरूरी नहीं है कि किसी को एलर्जी हो। आपके वातावरण के चार में अगर टॉक्सिन्स, एलर्जेंस, पॉल्यूटेंट्स अगर आप ज्यादा इनहेल करते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में जो अभी हो रहा है, वो भी आपके सांसों की नली में सूजन पैदा करता है और अल्टीमेटली आपको अस्थमा हो सकता है। जी। तो कहें तो हर एक एज ग्रुप अब अस्थमा के रिस्क में है। अभी भी अस्थमा मेनली चाइल्डहुड में ही ज्यादा होता है, बट हम एडल्ट प्रैक्टिस में अब बहुत फिर से देखने लगे हैं जहाँ पे कि एडल्ट ऑनसेट अस्थमा भी आ रहा है। डॉक्टर, आपने मेन एक रीजन आजकल जो हमारा दूषित वातावरण है उसे भी बताया, तो जो लोग अस्थमा से पीड़ित नहीं है और वो उस माहौल में रह रहे हैं जो कि ऑप्शन नहीं है उसके पास, तो इसके बचाव के भी कोई तरीके होंगे कि वो होए ना, तो कुछ है ऐसा कि जिससे होने से बचाया जा सके? तो पहला चीज है कि अपने आप को धूल कणों से, पॉल्यूशन जब देखें कि काफी वातावरण में पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, आजकल हर जगह PM 2.5, PM 510 की बात होती है। तो अगर लगे कि जैसे दिवाली का समय होता है या कभी आपको देख रहे हैं कि पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, तो कोशिश करें मास्क लगाना। मास्क एक बड़ी अच्छी चीज है, लोगों ने कोविड के बाद मास्क लगाना बंद कर दिया है। मेरे हिसाब से PM N95 मास्क एक बड़ा अच्छा जरिया है, जिसके थ्रू ना सिर्फ हम धूल कणों से बचा सकते हैं, PM 2.5 पार्टिकल को इनहेल करने से रोक सकते हैं अपने आप को, बल्कि
दूसरे जो वायरसेज हैं जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, जैसे फ्लू वायरस है, तो इन सबों से भी हम लोग बच सकते हैं। इसके अलावा खाने में हरी सब्जियां जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, साग सब्जी, हरे फल फूल, इसको लेना चाहिए। स्मोकिंग अगर कर रहे हैं आप तो स्मोकिंग ना करें, क्योंकि स्मोकिंग करने से भी अंदर में सूजन होती है और आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा पैसिव स्मोकिंग, अगर घर में कोई दूसरा स्मोक कर रहा है तो वहां भी ना रहे, और एनकरेज करें लोगों को कि आप घर के अंदर स्मोक ना करें। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखें तो आप इसमें बचा जा सकता है अपने आप को। जहाँ पे लेस एंड लेस डस्ट एक्सपोजर हो तो अच्छा है आपके लिए। बट सर, डॉक्टर कहते हैं कि जो बाहर का जो पोल्यूशन है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक अंदर घर का पोल्यूशन होता है, जो कि लोगों को पता ही नहीं होता कि हम पोल्यूशन कर रहे हैं। उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। तो एक तो बता दिया घर का इंडोर पॉल्यूशन है कि अगर कोई स्मोकर रह रहे हैं तो उसमें उनको एक मना करना है। दूसरा, जब आप घर में स्वीप करते हैं, कोई आप फर्श को झाड़ू बुहारू कर रहे हैं, उसके जो पार्टिकल्स आते हैं एयर में, वो भी पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा हमारे किचन में, इंडियन किचन जो होता है उसमें आप जितने स्पाइसेस यूज करते हैं, जो छौंक वगैरह लगाते हैं, अगर आपके घर में अच्छा एग्जॉस्ट उसमें ना लगा हो तो अपने आप तेल जब आप बर्निंग ऑयल, जो हॉट ऑयल होता है गैस पे आप वो करते हैं, उसका जो फ्यूम निकलता है, ये सारी चीजें अपने आप में पॉल्यूटेंट्स हैं। जो कि आपने सही कहा कि अंदर को लोगों को हमेशा लगता है कि बाहर में कार से जो धुआं निकल रहा है उसको तो सब देखते हैं, लेकिन ये ना सोचे कि अंदर जो घर का जो ऑयल का फ्यूम निकल रहा है, छौंक का जो आपका धुआं निकल रहा है, वो भी आपकी सांस की नली को अब तो बहुत कम लोग चूल्हा जलाते हैं जिसमें लकड़ी हुआ करती थी। हम लोग बहुत सारे केसेस देखते हैं जिसमें कि ऐसे महिलाओं का जिन्होंने चूल्हे पे खाना बनाया बहुत दिनों तक, उनको भी सांस की बहुत बड़ी बीमारियां हो रही है इसके कारण, उस धुएं के कारण। तो उससे बचना है तो उसका तरीका क्या है? एक तो एग्जॉस्ट अगर है किचन में तो उसको ऑन रखें, जबकि ज्यादा धुआं आ रहा तो अपने दरवाजे खिड़कियों को खुला रखें। जब भी घर को बुहारें, अगर झाड़ू लगाएं तो दरवाजे खिड़की को उस समय खोल लें, ताकि वो पॉल्यूटेंट्स जो उड़ के हवा में जा रहे हैं वो बाहर निकल जाए, घर के अंदर ही रिसर्कुलेट ना होने दें। जी डॉक्टर, ये बीमारी जेनेटिक होती है? कुछ अस्थमा के जो एलर्जिक टाइप अस्थमा होता है जो मैंने बताया है, वो आप बच्चे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं जी। लेकिन जो अस्थमा के दूसरे टाइप्स हैं, नॉन एलर्जिक अस्थमा जिसको बोलते हैं, वो जेनेटिक नहीं है। तो डॉक्टर साहब, कैसे मतलब पहचाना कैसे जाए छोटे बच्चों में कि अब जिनके पेरेंट्स एस्थमेटिक है, तो क्या छोटे बच्चों को जब खांसी होती है तो पेरेंट्स बड़े घबराए हुए होते हैं कि कहीं ये जेनेटिकली इसको वो प्रॉब्लम ना हो जाए, तो कैसे पेरेंट्स इस चीज को जस्टिफाई करें कि ये एस्थमेटिक ही है बच्चा? तो ये पेरेंट्स को वो तो मेडिकल इससे पता चलता है, असेसमेंट से पता चलता है। बट नॉर्मली जो बच्चों की खांसी मोस्ट ऑफ द टाइम जिनके पेरेंट्स को अस्थमा है भी, कोई जरूरी नहीं है कि वो अस्थमा से ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि अगर पेरेंट्स को एलर्जिक हैं, एटोपिक हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चों को डेफिनेटली 100% चांस होगा। चांस होता है कि बच्चे भी एटोपिक या एलर्जिक हो सकता है। तो अगर बच्चों के सिम्टम्स शॉर्ट टर्म है, जिसमें कि बुखार आता है, खांसी होती है और वो ठीक हो जाता है, तो जरूरी नहीं है वो अस्थमा का है, लेकिन रिस्क ऑफ कोर्स है। तो इसलिए अपने जो उनके पीडियाट्रिशियन होंगे उनसे असेसमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली अगर ये रिपीटेड सिम्टम्स हैं जहाँ पे वीज, खांसी ये सब चल रही है, तो वो पीडियाट्रिक अस्थमा हो सकता है। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने इनहेलर के लिए बोला कि बहुत सारे लोग अभी भी उस चीज़ को ठीक नज़रिए से नहीं देखते, लेकिन क्या इनहेलर एक अच्छा उपाय होता है, इलाज होता है इसमें? अस्थमा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ट्रीटमेंट है, और इस पे मैं एक बार फिर से, आपने अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछा। इनहेलर्स के बारे में, रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर फ्रॉम, रिगार्डलेस ऑफ योर एजुकेशनल स्टेटस, एक कॉमन भ्रांति बनी हुई है कि इनहेलर सही नहीं है, इनहेलर से आपको दिक्कत होगी, आपकी आदत लग जाएगी। तो एक आपके माध्यम से बताना चाहूंगा लोगों को कि इनहेलर में एक दवाई होती है, जो दवाई जैसे हम लोग टैबलेट के लिए पैरासीटामोल लेके खाते हैं बुखार के लिए, तो इसमें एक केमिकल्स होते हैं जो हमारी सांस की नलियों में जाके सांस की नली की सूजन को कम करते हैं। तो अस्थमा सूजन की बीमारी है जैसे मैंने बताया था, तो अगर वो एजेंट्स डायरेक्टली सांस की नली में जाते हैं तो ज्यादा कारगर होते हैं, विथ अ लेस साइड इफेक्ट, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन खून ब्लड में कम होता है, तो आपको साइड इफेक्ट कम होंगे। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि ये एक इलाज का तरीका है, इसको ये टारगेटेड ट्रीटमेंट है जो उसी ऑर्गन में जा रहा है जहाँ पे प्रॉब्लम है, और इसके साइड इफेक्ट मिनिमल है। और अस्थमा के लिए इनहेलर बिल्कुल सही है, इसमें कोई आदत लगने वाली बात नहीं है।
जी। अगर किसी को अस्थमा है, ये उनका ट्रीटमेंट है और ये लेते रहेंगे तो आपकी सांस की नली और उसका फर्दर डिटोरिएशन वो हम लोग उसको रोक सकते हैं। बट डॉक्टर साहब, कई डॉक्टर्स को हमने ये भी कहते हुए सुना है कि अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा है तो उसको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे जरूर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ इनहेलर के भरोसे ना बैठ करके वो लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो अस्थमा का किसी भी बीमारी का जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद साथ साथ आपका अपना एक एफर्ट होना चाहिए ताकि बीमारी ओवरऑल इम्प्रूव करे। तो अस्थमा के मरीजों को ऑफ कोर्स ये इनहेलर्स आपकी सांस की नली को ओपन अप करने में मदद कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ स्मोकिंग नहीं करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, हरी साग सब्जी खाना, हाई प्रोटीन डाइट लेना और पॉल्यूशन से बचना, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और इससे आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर आप सपोज आप योगा करते हैं, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर आप स्पाइरो वॉल करते हैं, कैपेसिटी बढ़ेगी। वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, ये सब सारी अच्छी चीजें हैं और इसको नियमित रूप से करना चाहिए। जी डॉक्टर, बस अब क्योंकि समय सीमा है इस कार्यक्रम की, लेकिन जाने से पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं कि अगर किसी को अस्थमा अटैक आ रहा है तो उस वक्त उसके आसपास के लोग क्या करें, वो खुद कैसे पहचाने? तो पहला चीज ये है कि अस्थमा के मरीजों को अगर अचानक से लगे कि वो सांस नहीं ले पाए हैं, ऑक्सीजन लेवल, अगर घर में आजकल सबके पास ऑक्सीजन सैचुरेशन मीटर होता है, पल्स ऑक्सीमीटर में अगर ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, ज्यादा सांस फूल रही है, इसका मतलब है इसको सीवियर अटैक आया है। इस केस में उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले जाना चाहिए। अगर घर में नेबुलाइजर्स हैं, नेबुलाइजर एक मशीन होती है जिसके थ्रू आप जो दवाइयां सांस की नली में डाल सकते हो भाप के थ्रू, तो अगर वो है तो डॉक्टर ने एक दवाई लिखी होंगी तो सबसे पहले आपको नेबुलाइजर ट्राई करना चाहिए और इमीडिएटली अगर ज्यादा सांस में दिक्कत हो तो मेडिकल हेल्प करना चाहिए, क्योंकि अस्थमा ठीक भी जल्दी हो जाती है, इम्प्रूव भी जल्दी होती है और डिटोरिएट भी जल्दी करती है। तो अगर किसी को सीवियर अटैक हो, मॉडरेट टू सीवियर अटैक हो, तो मेडिकल हेल्प सीख करना चाहिए। जी, तो डॉक्टर, सारी बातों का एक सार, हमें करना क्या है ताकि हम किसी भी तरह की बीमारियों से बचे रहें? आपका अंतिम सुझाव क्या होगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमारे दिल्ली एनसीआर के दर्शक अभी सुन रहे हैं। आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत हेल्दी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और हमें रहना है इसी इन्वायरमेंट में, सांस इसी इन्वायरमेंट में लेना है। तो आपका पहला काम है कि डाइट अच्छा रखें। हाई प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन से एंटीबॉडी बनता है, आपकी इन्फेक्शन के नंबर्स कम रहेंगे। दूसरा, पॉल्यूशन से बचाओ। हाई पॉल्यूशन अगर लेवल है चल रहा है तो कोशिश करें वो उसको इनहेल कम करें ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना करें। तीसरा, स्मोक ना करें। चौथा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें जहाँ पे कि वॉक करना, योगा करना, ये एक्सरसाइज करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, ये सब अच्छी चीज है। और इम्पोर्टेंट, इंडोर पॉल्यूशन को अवॉइड करिए। इंडोर पॉल्यूशन जैसे हमने डिस्कस भी किया, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उस पर जरूर ध्यान रखें कि वातावरण बाहर अगर गंदा है तो अंदर भी हो सकता है, और वो ना हो उसका भी उपाय करें। तो डॉक्टर अरुणेश, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अस्थमा एक एलर्जी है और इसे दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको भी ऐसे सिम्टम अपनी बॉडी में लग रहे हैं कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आपको बार बार एलर्जी हो रही है, खांसी हो रही है, तो आपको जरूर अपने डॉक्टर के साथ परामर्श करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM